नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के कैरेक्टर पर डाउट करती हैं और इस डाउट के चक्कर में वो अपने हस्बैंड के ऑफिस पहुंच जाती हैं, अपने हस्बैंड पर वहां जाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं और उस पर ये ब्लेम लगाती हैं कि तुम्हारा किसी कलीग के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से हस्बैंड को सबके सामने, अपने कलीग्स के सामने ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, तो ये हस्बैंड के लिए मेंटल क्रुएलिटी होगा और एक वजह बन जाएगा, एक कारण बन जाएगा हस्बैंड के पास अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने का अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये सिर्फ हस्बैंड्स के लिए ही नहीं बल्कि वाइफ के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि अगर हस्बैंड कुछ ऐसा करता है तो वाइफ के पास भी ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स लेने का। आज के अपने इस सेशन में हम समझेंगे कि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आखिर कहता क्या है, उसमें कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स लेने के लिए। ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डाइवोर्स की। दरअसल डाइवोर्स या जिसे हम तलाक कहते हैं ये डिफाइंड तो नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, बट ये सेक्शन 13 में किन किन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स लिया जा सकता है वो जरूर बताया गया है। लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो डाइवोर्स का सिर्फ इतना मतलब होता है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, यानी कि जो वैवाहिक संबंध है उन्हें खत्म कर देना। कानून की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर एक कानून हुआ करता था दैट इज डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1869, लेकिन वो हिंदूज के लिए या फिर मुस्लिम्स के लिए नहीं हुआ करता था, केवल और केवल क्रिश्चियंस के लिए हुआ करता था। सो एक लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए वो कानून बनाया गया था। हमें आज़ादी मिली और 1955 में जाकर हिंदू मैरिज एक्ट बना, एक ऐसा एक्ट जो कि हिंदूज में जो भी मैरिज से संबंधित सारे जो भी यहाँ पे एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें डील करता है। ठीक है, तो उसी में आ जाता है सेक्शन 13 जो कि बात करता है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 में ये दोनों को कहा गया है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर नीचे दिए गए किसी भी ग्राउंड पर आपके पास कोई रीजन बनता है डाइवोर्स लेने का तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं और उस ग्राउंड पर के बेसिस पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको ये प्रूव करना होगा कि आप लीगली वेडेड हैं एक दूसरे से, आपकी जो मैरिज है वो लीगली एक दूसरे से आप मैरिज हैं, और दूसरी बात ये कि वो ग्राउंड को आपको प्रूव करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में जिसके बेसिस पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांग सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एडल्ट्री, यानी कि ये शादी हो जाने के बाद अगर हस्बैंड या फिर वाइफ वॉलंटरली किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करें, यानी कि एडल्ट्री परफॉर्म करें, तो वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हो जाएगा। अगर हस्बैंड ने ऐसा किया है तो वाइफ कोर्ट का रुख कर सकती है और इस ग्राउंड पर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांग सकती है। मैं आपको बता दूं कि एडल्ट्री 2018 तक एक क्रिमिनल ऑफेंस भी था आईपीसी में, लेकिन 2018 में जोसेफ शाइन की जो जजमेंट आई उसमें क्रिमिनल ऑफेंस इसे हटा दिया गया बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट यस ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अभी भी इसे रखा गया है, जो कि राइटली रखा गया है। चलिए ये हो गया। दूसरा हो गया कि ट्रीटेड दी पर्सन विद क्रुएलिटी। एक और जो ग्राउंड यहां पर दिया गया है वो है क्रुएलिटी का ग्राउंड। क्रुएलिटी का जो ग्राउंड है ये आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसे हम बाद के लिए रखते हैं। फिर आ जाता है कि डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर कंटिन्यूअस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 years बिफोर द एप्लीकेशन, यानी कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को 2 साल तक के लिए छोड़ दिया, उसके 2 साल हो जाने के बाद वाइफ ने जाकर यहाँ पे पिटीशन लगा दी। हस्बैंड 2 साल से अपनी वाइफ के कांटेक्ट में नहीं है, छोड़कर चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, या फिर वाइफ ऐसा कर रही है, तो 2 साल जब ऐसे हो गया, इस पीरियड को 2 साल हो गए, तो हस्बैंड या वाइफ के पास ये ऑप्शन है, जिसने भी छोड़ा उससे दूसरे स्पाउस के पास ये ऑप्शन है कि वो इस ग्राउंड पे जाके डाइवोर्स मांग सकते हैं। तीसरा ये कि हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने जो कि हिंदू थे शादी के टाइम पर, शादी हो जाने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदुइज्म छोड़ दिया, तो जिसने अपना धर्म छोड़ा उसका जो स्पाउस है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस ग्राउंड पर जाकर डाइवोर्स मांग सकते हैं। लेट्स से हस्बैंड ने हिंदू से कोई और धर्म ज्वाइन कर लिया तो वाइफ इस ग्राउंड को यूज करके डाइवोर्स ले सकती है। इसके बाद आ जाता है कि हस्बैंड या फिर वाइफ हैज बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड and
the mental disorder of such a kind and to such an extent the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ अनसाउंड माइंड के हैं और वो ऐसी कंडीशन है जो कि ठीक होने के भी आसार नहीं है, और अगर हस्बैंड अनसाउंड माइंड के तो वाइफ कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम, या फिर वाइफ अनसाउंड माइंड के तो हस्बैंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। तो ऐसे में जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है उसका जो स्पाउस होगा वो इस ग्राउंड पर जाकर डाइवोर्स मांग सकता है। एक और यहां पर जो ग्राउंड दिया गया है वो है कि अगर एक स्पाउस यहां पर सफर कर रहा है लेप्रेसी से। अब पहले हुआ करता था कि लेप्रेसी से अगर कोई सफर कर रहा है तो उसके स्पाउस के पास ये ग्राउंड था कि वो इस ग्राउंड पर उसके पास ये कारण था कि वो इस ग्राउंड पर जाकर डाइवोर्स मांग सकता था। लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट आती है, दैट इज पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया, उसके तहत इसे चेंज कर दिया गया और अब ये ग्राउंड नहीं रह गया है डाइवोर्स का। अगला जो ग्राउंड यहां पर दिया गया है, दैट अ स्पाउस हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि इनक्योरेबल भी होते हैं और ट्रांसमिसिबल भी होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते भी हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति यहां पर एसटीडी से या फिर इस तरह के डिसीज से सफर कर रहा है, उसके स्पाउस के पास, यानी कि अगर हस्बैंड को कोई यहां पर इस तरह का यहां पे डिजीज है तो वाइफ के पास ये ऑप्शन है कि वो उस ग्राउंड पर जाकर डाइवोर्स मांग सकती हैं। फिर आ जाता है जी रिनाउंसिंग द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू अ रिलीजियस ऑर्डर। हस्बैंड या फिर वाइफ ने किसी धार्मिक संगठन को ज्वाइन कर लिया और दुनियादारी से उठ गए, उन्हें लगता है कि अब दुनियादारी में कुछ नहीं है, शादी ब्याह जो है वो सब माया है, वो छोड़कर जा रहे हैं, तो ये ग्राउंड बन जाएगा दूसरे स्पाउस के पास डाइवोर्स लेने का। फॉर एग्जांपल हस्बैंड अगर दुनियादारी छोड़ देते हैं, किसी धार्मिक संगठन का हिस्सा बन जाते हैं, तो हस्बैंड अगर ऐसा करते हैं, वाइफ के पास ये ग्राउंड है कि वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं। एक और यहां पर आखिरी जो हम यहां पे ग्राउंड डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हस्बैंड या फिर वाइफ 7 साल से मिसिंग है, मिसिंग मतलब कि उनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, तो ऐसे में 7 साल बीत जाने के बाद दूसरे स्पाउस के पास ये ऑप्शन होगा कि इस ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन डाल देंगे और कोर्ट डाइवोर्स उन्हें ग्रांट कर देगा, जिसके बाद वो दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारे ग्राउंड्स हमने यहां पर देखे, इसके अलावा भी कुछ और ग्राउंड सेक्शन 13 में दिए गए हैं, बट हम उन सब पे अभी नहीं जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्रुएलिटी की। क्रुएलिटी मीन्स व्हाट? मीन्स वायलेंस ऑफ बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल नेचर। आप जरूरी नहीं है कि क्रुएलिटी में एक दूसरे व्यक्ति के मन में आप सिर्फ ये डर पैदा कर रहे हो कि मेरी शारीरिक नुकसान हो सकता है या मेरी जान जा सकती है, उसके मन में आप मानसिक जो उसका संतुलन है उसे भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसे आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो वो मेंटल क्रुएलिटी में आ जाएगा। क्रुएलिटी की अगर हम बात करें तो 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद इसे ग्राउंड बनाया गया। ओरिजिनली क्रुएलिटी वाज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, इट वाज ग्राउंड फॉर सेपरेशन, बट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं था। दूसरी बात ये कि ऐसा किया क्यों गया, तो उस समय 1975 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, दैट वाज दास्ताने वर्सेस दास्ताने, जिसमें सारा केस ही क्रुएलिटी के अराउंड रिवॉल्व करता था। एक कपल था, उन दोनों के बीच में वाइफ के ऊपर ये ब्लेम था कि उन्होंने क्रुएलिटी करती हैं, वो हस्बैंड के साथ रेगुलर क्रुएलिटी करती हैं। उसके बाद से यहां पर जो है इसे ग्राउंड बनाया गया। अब हम देखते हैं कि मेंटल क्रुएलिटी में और क्या क्या बातें आ जाती हैं, जैसे कि यहां पर मैंने आपके सामने लिखा कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे पर ये चार्ज लगाते हैं कि आप एडल्ट्री परफॉर्म कर रहे हो, बेसलेस चार्जेस, या फिर वायलेंट पार्टनर होता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वायलेंस कमिट करता है। अल्कोहलिक पार्टनर है, यानी कि हस्बैंड रोज यहां पर दारू पी के आ रहे हैं और वाइफ को परेशान कर रहे हैं, या वाइफ के केस में कुछ ऐसा है। इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मींस व्हाट? दोनों के विचार ही नहीं मिल रहे, दोनों एक अगर ये कहते तो दूसरा बिल्कुल अपोजिट कह देता है, और ये हमेशा से यही चलता आ रहा है। डाउरी डिमांड्स, यानी कि अगर हस्बैंड या उनकी फैमिली यहां पर जो है डाउरी दहेज मांगते हैं। फिर आ जाता है पार्टनर्स इमोरल लाइफस्टाइल, पार्टनर्स की जो हस्बैंड या फिर वाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो इमोरल है, अनएथिकल है और नीति के बिल्कुल अगेंस्ट है, नैतिकता के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से वाइफ को या हस्बैंड को शर्मिंदा होना पड़ता है और वो कंफर्टेबल नहीं है। तो कुछ तो ये ग्राउंड्स हो गए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अलग अलग यहाँ पर ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया है, जैसे कि एक केस में हमें देखने को मिला कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वो वाइफ पढ़ी लिखी हैं, उन्हें
घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उन्हें अपना जॉब नहीं करने दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि घर पे रहो और खाना बनाओ और कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो वो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो वाइफ की डेवलप हो सकती थी उसे डेवलप नहीं होने दिया जा रहा। इसकी वजह से मेंटल क्रुएलिटी इसे गिना गया और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन गया। इसी तरह से वाइफ ने चुना कि मैं घर पर ही रहूंगी, लेकिन घर पर रहने के बाद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हैं, बच्चों को खाना नहीं दे रही हैं, हस्बैंड को खाना नहीं दे रही हैं, जब खाना मांगा जा रहा है तो वो उन्हें लड़ रही हैं, ब्लेम लगा रही हैं, मेंटल क्रुएलिटी माना गया। वाइफ लेवलिंग अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस ऑफ हस्बैंड बीइंग इंपॉर्टेंट अमाउंट टू क्रुएलिटी। यहां पर ये कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, जहां पर एक पत्नी अपने पति पर बेसलेस एलिगेशंस, बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के और बिना किसी वजह के उन पर इंपॉर्टेंट होने की एलिगेशंस लगा रही है, तो ये मेंटल क्रुएलिटी हो गया। इंसिस्टेंटली फाइलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट हस्बैंड एंड हिज फैमिली। कई बार हमें देखने को मिलता है कि लीगल प्रोसेसेस का भी मिसयूज किया जाता है। वाइफ अलग अलग सेक्शंस में झूठी कंप्लेंट्स डालती हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ पे झूठी कंप्लेंट्स डालते हैं, तो वो भी एक ग्राउंड माना गया है किस चीज का, डाइवोर्स का, उसे भी मेंटल क्रुएलिटी माना गया है। वाइफ बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग हस्बैंड्स करियर। अब वाइफ ने ये ठान ही लिया कि हस्बैंड का करियर जो है डिस्ट्रॉय करूंगी, या हस्बैंड ने ऐसा कुछ ठान लिया कि भाई वाइफ को काम नहीं करने देना, बाहर उनका करियर डिस्ट्रॉय करना है, उनका रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना है, तो ये भी एक मेंटल क्रुएलिटी में हाई कोर्ट ने माना और इसे भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स माना गया। डिनायल ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बाय द स्पाउस अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। अब फिजिकल रिलेशनशिप, देखिए मैरिज में आपका इमोशनल के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना भी जरूरी है। फिजिकल रिलेशन इज अगेन अ राइट, कॉन्जुगल राइट्स आर अगेन इंक्लूडेड इन इट। एंड अगर एक वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस को ये मना करता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, उसे भी क्रुएलिटी माना गया है और वो भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हो जाता है। सो आपने देखा कि क्रुएलिटी जो है उसका कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि क्रुएलिटी जो है इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब हम बात करते हैं कि इस केस में जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात कही उसमें क्या था। इस केस का नाम था सी शिव कुमार वर्सेस ए श्री विद्या। इस केस में क्या क्या बात कही गई, इसमें जो हेडलाइन थी वो मैंने आपको बताया कि सस्पेक्टिंग कैरेक्टर ऑफ स्पाउस विजिटिंग हिज ऑफिस टू क्रिएट अ सीन लिंकिंग हिम विद द कलीग इज क्रुएलिटी। इसमें हुआ क्या था, चलिए देख लेते हैं। इसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों वर्किंग थे। वाइफ वाज अ स्कूल टीचर एंड हस्बैंड जो है वो एक प्रोफेसर हैं कॉलेज में। हस्बैंड पर ये इल्जाम लगाया गया कि उनका कोई अफेयर चल रहा है, इलेजिटिमेट या इलीगल इंटीमेसी है उनकी किसी कलीग के साथ, और हस्बैंड जो है रात रात भर बैठकर अपनी जो उनकी कलीग हैं उनसे बात करते हैं। वाइफ ने पुलिस में भी ये कंप्लेन दी और पुलिस को भी यही कहा कि भाई देखो, मैं अपने हस्बैंड से मिलकर रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपने कलीग को छोड़ें और मेरे साथ जो है अच्छे से रहें। ये बात उन्होंने पुलिस कंप्लेन में भी कही। लेकिन उसके बाद मामला कहाँ बिगड़ गया, मामला यहाँ बिगड़ गया कि एक दिन वाइफ हस्बैंड के कॉलेज पहुंच जाती हैं। उस कॉलेज में कलीग्स भी थे, उनके हस्बैंड के स्टूडेंट्स भी थे। उन सबके सामने वाइफ ने हस्बैंड पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, कलीग पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, हस्बैंड पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है, जिसकी वजह से सभी मेंबर्स के, सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स के बीच में हस्बैंड को ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिस एक्ट ऑफ वाइफ वुड अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 13(1)(1)(a of Hindu Marriage Act. We can also add that this act would certainly cause serious irreparable injury to the image of husband in the minds of his colleagues and students. तो यहां पर ये जो इंसिडेंस हुआ, ये एक मेंटल क्रुएलिटी का इंसिडेंस माना गया हाईकोर्ट के द्वारा, जो कि ग्राउंड है डाइवोर्स का। ये हाईकोर्ट ने कहा। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं, वो ये कि स्टडी IQ का ये जो जुडिशरी चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे आप सब्सक्राइब करिएगा जरूर। थैंक यू।